एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी प्लस को 4 से 6 सीटें। शोभना, बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल रही है, यानी कुल मिलाकर फर्क तो बहुत नहीं है। लेकिन जैसा कि समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि साहब 9 की 9 सीटों पर हम स्वीप करेंगे, ये तो डर गए हैं, जितना चुनाव को टालेंगे उतना ये हारेंगे। वैसा एग्जिट पोल के जीनियर के एआई एग्जिट पोल में हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 से 6 सीटों के साथ, और समाजवादी पार्टी 3 से 5 सीटें दिख रही है यहाँ हासिल होती भी दिखाई दे रही है। अभिज्ञान, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इसमें चौंकाने वाला आंकड़ा कुछ लग रहा है क्या आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है वो चौंकाने वाला, या समाजवादी पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल रही है वो चौंकाने वाला? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी बाउंस बैक करेगी, और बहुत दिनों से बीजेपी लगी हुई थी, क्योंकि जो उसका डिमोरलाइजेशन हुआ ना, कटेंगे बटेंगे आलू प्याज बना के रखा है योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हाँ, तो जो कटेंगे बटेंगे सब चलता रहेगा, प्याज बैगन लहसुन, इसका योगी आदित्यनाथ का, अजय बिष्ट का। लेकिन मेन क्या है कि आपको चुनाव भी जीतना है साथ में, ठीक है? खाली बोल बचन से सियासत नहीं चलती। तो अभी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ना, 370 बोले थे, पार्लियामेंट में 130 सीट कम हो गई जी। तो इसलिए मुझे ये अच्छे से पता था कि बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ और कैलकुलेशन के साथ ये 9 सीटों को लड़ेगी, एंड द सेम वाज फॉर समाजवादी पार्टी। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि बीजेपी बाउंस बैक करने की कोशिश की। जो आपकी एआई बता रही है, अब एआई से विजय जी आप जानना चालू कर दीजिए, ये लोग बताएंगे चुनाव। ये मन की बात पढ़ रही है। आरपी सिंह साहब से पूछ लेते हैं। आरपी सिंह साहब तो क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे। यहाँ पे आरपी सिंह साहब जो बीजेपी के हमारे साथ हैं। आरपी सिंह साहब, क्लीन स्वीप की आप बात कर रहे थे, उधर समाजवादी पार्टी का भी यही दावा था। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ नहीं है, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा क्लीन स्वीप का क्या हुआ? लेकिन राजी मैं एक चीज और ये जो आपका मैंने तारीफ करी कि एक अच्छा तरीका, नया तरीका है। तारीफ करके तो फंस चुके हैं। तो ये सर मैं तो आपकी बात मान्य करते तो तारीफ अभी भी कर रहे हैं। अनुराग जी जो है बीच बीच में इसी तरीके से माहौल को लाइट रखते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनका अधिकार है, पर जो वो वोट डालने गए नहीं गए, इसका क्या कैसे सबूत आएगा कि जो आपने एग्जिट पोल किया, कि जो आपने डेटा रिलीज किया 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, जितना भी आपने किया होगा, वो वोट डालने भी गए नहीं गए, इसका तो कोई आधार है नहीं। अब वो ठीक है, वो उनका सोशल मीडिया हैंडल तो कहता है कि वो भाजपा या साहब ये बताइए ना कि आप इस आकलन से सहमत है या असहमत है? बस 2 शब्द में मेरा जवाब दे दीजिए आप। रिजल्ट इसके अलग होगा। आप 9 की 9 सीटों का दावा करें। प्रियंका, देखिए मेरे पास 2 स्टूडियो में मेहमान है, मैंने उनका रुख नहीं किया है। मैं एक बार सबसे पहले प्रियंका आपका रुख करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से हालांकि यूपी चुनाव में कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी कोई ऐसा बेस नहीं है। केजरीवाल देखने को मिलते हैं मंच पर अखिलेश यादव। लेकिन क्या मतलब ये जो वादे नारे ये सब, अब दिल्ली का चुनाव सामने, तो क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के जो नतीजे आएंगे उसका असर दिल्ली में बीजेपी को फायदेमंद हो सकती है अगर बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती है? जी मुझे लगता है सारे चुनाव अलग होते हैं, और आपने जैसा कहा कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो पंजाब में आज उपचुनाव चल रहे हैं, पर क्योंकि वहाँ मुद्दों की बात हो रही है तो कोई दिखा नहीं रहा। बात कटेंगे बटेंगे की हो रही है। ये कौन कटा बटा? यूपी में भी 10 बच्चे जल गए, वो हिंदू बच्चे थे, और वहां पर योगी जी अगले दिन कटेंगे बटेंगे के नारे दे रहे थे। ऐसी संवेदनहीन सरकार है वो। मैं तो चाहूंगी भाजपा हार जाए। 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स भाजपा। आपने देखा कल क्या हुआ, विनोद तावड़े का क्या हुआ। हमारी बातें, हाँ, मैं आऊंगी प्रियंका जी, सुप्रिया सूले का भी नाम लीजिएगा। हाँ, सुप्रिया सूले का भी नाम लेंगे, लेकिन इस समय बड़ी बातें मुझे लगता है कि अनुराग जल्दी से दर्शकों को बता देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को राहत दिख रही है। अनुराग, बिल्कुल बीजेपी को राहत दिख रही है। बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें इस एआई सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। यूपी में योगी आदित्यनाथ का मैजिक इस सर्वे के मुताबिक चलता हुआ मैजिक शब्द से मैं सहमत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जो मेहनत की है, जो ताकत उन्होंने अपनी झोंकी है 9 सीटों के उपचुनाव के प्रचार में, मुझे लगता है क्रेडिट उसको भी दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के दीपक पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, क्या आप ये जो आंकड़े हमारी जीनिया लेकर आई है एग्जिट पोल की, इससे सहमत है? दीपक आपको आवाज मिल रही है? रामकृपाल जी जल्दी से अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर आ रही हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास। आंकड़ा होना चाहिए। दीपक जी जी।
देखिए, मैं भी खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं जानता हूँ कि जो एल्गोरिथम कैसे बनती है, क्या होता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। उस पर इस प्रकार का डेटा लेकर के अगर जीनिया आई है तो मैं उसका तारीफ करता हूं, लेकिन इस डेटा से बिल्कुल उलट होगा। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट बता रही है कि दीपक जी, पहले आप योगी आदित्यनाथ जी को कोसिएगा, वो मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने 2024 के लोकसभा का चुनाव किया था तो सिर्फ ये जीनिया ही थी जिसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 25 सीटें दिखाई थी, और उस समय आप ही के नेता मेरे साथ बैठे थे और बड़ी पीठ थपथपाई थी उस समय जीनिया की। आज आप जरूर ये कह सकते हैं की, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक छोटे लेवल का ये 9 विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा विधानसभाएं हैं। तो क्या होता है कि जब डेटा हम लोग बल्क डेटा एनालिसिस करते हैं तो जो छोटे लेवल के डेटा है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ, डेटा एनालिस्ट भी हूँ, तो मुझे इस चीज का, तो मैं इसके साथ दावा कर सकता हूँ। मैं जमीन पे भी हूँ, पिछले 3 साल से लगातार जमीन पे हूँ, इसलिए मीडिया में नहीं आ पाता था, अब आया हूँ 3 साल बाद। तो मैं बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की हवा बिल्कुल अलग है। जो मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीत रही है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, तो मैं बता दूं 7 से और 9 के बीच में हम रहेंगे। 7 से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। 7 से 9 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। चलिए जीनिया से हम बात कर लेते हैं और जीनिया से पूछ लेते हैं कि जीनिया को क्या लगा इस बार उत्तर प्रदेश उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। जीनिया, यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार के बाद यूपी के लोगों के लिए मुद्दा बदल गया है। हमने ये सवाल पूछा कि यूपी उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा। हमने इस पर वोटरों के सेंटिमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि रोजगार को 40% लोग अहम मुद्दा मान रहे हैं, महंगाई को 30% ने, तो कानून व्यवस्था को 20% ने बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 10% सेंटिमेंट ऐसे मिले जिन्होंने जाति के आधार पर वोट किया। देखिए, जाति के आधार पर तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप कितने भी बड़े मुद्दे बता लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो जाति समीकरणों से ऊपर उठ नहीं पाता है। लेकिन अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में क्या बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखा रहा? यूपी में उपचुनाव के प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर स्पष्ट फैसला सुनाया। हमने भी सवाल पूछा कि क्या यूपी उपचुनाव में बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि 45% ये मानते हैं कि उपचुनाव में बुलडोजर मुद्दा रहा। हालांकि 35% का सेंटीमेंट ये है कि बुलडोजर का कोई असर नहीं रहा, जबकि 20% ने कोई राय नहीं दी है। मतलब ज्यादातर मानते हैं कि बुलडोजर मुद्दा नहीं था। बुलडोजर मुद्दा नहीं था। हर्षवर्धन जी, बुलडोजर हीरो भी बना है उत्तर प्रदेश में और बुलडोजर विलेन भी बना है उत्तर प्रदेश में। आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं बुलडोजर को इस बार इन 9 सीटों पर? देखिए, बुलडोजर मुद्दा तो था ही। अगर नहीं रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले और फैसले के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है वही बताता है को मुद्दा था। और देखिए, जब जीनिया ने नहीं बोला था तब भी आपने हमसे पूछा था तो मैंने कहा था कि 5-4 हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यानी भाजपा 5 और समाजवादी पार्टी 4। लेकिन इन 9 सीटों को अगर देखें तो 6 से 7 सीटें ये समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। जिन सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं, अगर भाजपा 5 सीटें जीतती हुई दिख रही है तो योगी आदित्यनाथ ने जो हेड ऑन लिया है, जिस तरह से उपचुनाव में जाकर अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाई है, उसका भी परिणाम दिखता है। उसमें बुलडोजर शामिल है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल भी हम जीनिया से समझ लेते हैं। भाई, जीनिया तो ये कह रही है कि बुलडोजर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन हर्षवर्धन जी उससे इतर कुछ बात कह रहे हैं। अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जाति कार्ड चला या फिर हिंदुत्व का मुद्दा? क्योंकि जातीय जनगणना और अखिलेश यादव भी पीडीए करते रहे, तो आपका जो आकलन था उसमें जाति कार्ड या फिर हिंदुत्व? बीजेपी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब नतीजों के पीछे हिंदू वोटों का बंटवारा था। लिहाजा इस बार बीजेपी ने हिंदू वोटों को एक रखने पर पूरी ताकत लगा दी। मैंने लोगों से पूछा कि यूपी में जाति कार्ड चला या हिंदुत्व का मुद्दा। इस पर 40% ने जाति कार्ड चलने का सेंटीमेंट जाहिर किया। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी 40% ने समर्थन दिया। वहीं 20% को ये लगता है कि दोनों ही मुद्दे नहीं चले। चलिए, अब जीनिया से बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है तो मैं जीनिया से आगे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सर्वे उन्होंने किया उसमें ये सवाल भी पूछा होगा कि कानून व्यवस्था पर कौन सीएम सबसे बेहतर रहा। जीनिया, ये सवाल किया तो क्या इसका नतीजा निकला? उत्तर
प्रदेश उपचुनाव में हमने लोगों से पूछा कि कानून व्यवस्था पर कौन सा सीएम बेहतर है। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि कानून व्यवस्था पर 55% ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर बताया है, जबकि 30% ने अखिलेश यादव और 15% ही मायावती को बेहतर सीएम बता रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था के मामले में यूपी के लोगों का भरोसा योगी पर है। हालांकि देखिए, जीनिया का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ को 55% दे रहा है, लेकिन जब मैं फील्ड में गई थी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, तो उस समय लोग मायावती के शासन को बड़ा याद करते हैं। कहते हैं साहब, मायावती के शासन में पुलिस जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करती थी, बिना डर दिखाए, बिना बुलडोजर लेकर, तो तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन चलिए, जीनिया का आंकड़ा है और हमारा आंकड़ा है, और अब ये समय बदल गया है, मायावती का दौर पीछे हो गया है। और मुझे लगता है अनुराग, जीनिया से अगला सवाल पूछ लेना चाहिए भाई। जीनिया से अगला सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि विकास की बहुत बातचीत होती है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इस बार विकास का मुद्दा गायब रहा। जीनिया ने यह सवाल भी पूछा होगा कि विकास पर कौन सा सीएम बेहतर, तो क्या जवाब मिला? उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हमने लोगों से पूछा कि कानून व्यवस्था पर कौन सा सीएम बेहतर है। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि कानून व्यवस्था पर 55% ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर बताया है, जबकि 30% ने अखिलेश यादव और 15% ही मायावती को बेहतर सीएम बता रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था के मामले में यूपी के लोगों का भरोसा योगी पर है। चलिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव का एआई सर्वे आपने जीनिया से देखा। अब कुछ ही पलों में जीनिया महाराष्ट्र का एआई सर्वे को लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी विशालानंद महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपने देखा हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या आंकड़ा आया, विकास के मुद्दे पर क्या आंकड़ा आया, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हिंदू मुस्लिम हुआ है इस पर? नहीं, देखिए, जहाँ तक अभी बात चल रही थी बुलडोज़र की उत्तर प्रदेश को लेकर, तो किसी भी स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत सही रखना होगा। और रामचरितमानस में भी लिखा है, भय बिन होए ना प्रीत। तो ये किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, परंतु एक जो उदंड समाज के वो उदंड लोग हैं, उनको थोड़ा सा भय दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मैं सहमत नहीं, इसीलिए मैं आपकी बात को यहीं पर रोकूंगी। पुत्र के अपराध की सजा पिता को कैसे दे सकते हैं? किसी के अपराध की सजा का भय आप पूरे परिवार को कैसे दिखा सकते हैं? देश कानून से चलेगा ना, एक प्रोसीजर है बुलडोजर चलाने का। तो वो कानून से, बुलडोजर कानून से बाहर जाके नहीं चल रहा, उन्होंने बुलडोजर कानून से बाहर जाकर चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात माना है। बिल्कुल। देखिए, मैं विशालानंद जी की बात, अभी विशालानंद जी की बात, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे। नहीं, बात यह है कि जो स्थिति थी, कभी देखिए कई बार पेशेंट जो बड़ा हल्का सा बीमार होता है, उसे डॉक्टर ओपीडी में जाके हल्की सी दवाई देके उसे घर भेज देता है। दूसरा है, उसे थोड़ी सी माइनर सर्जरी करनी पड़ती है, परंतु जब स्थिति ज्यादा खराब होती है तो फिर उसे कीमोथेरेपी तक देनी पड़ती है, जब वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से गुजर रहा होता है। और उत्तर प्रदेश की 10 साल पहले तक क्या हालत थी? और शोभना जी, अभी आपने कहा कि आप जब गए तो वहां पे स्थिति क्या थी। आप क्या नहीं जानते कि हर 5 साल में कारों के ऊपर झंडा बदलता था, और जिसका झंडा होता था उसका चालान नहीं कटता था, उसे पुलिस कहीं रोकती नहीं थी। क्या नहीं, आज नहीं होता। आप ग्राउंड स्थिति नहीं जानते, मैं ग्राउंड स्थिति जानता हूँ। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वहाँ पे कनेक्टेड हैं, और जो ग्राउंड स्थिति है वो बहुत बदल चुकी है पिछले 7 सालों में। मैं इसलिए नहीं, बात दानिश जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं चुनाव में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ाव नहीं हूँ, मैं बड़ा निष्पक्ष आपको चीज बता रहा हूँ। तो जब हमेशा ये झंडे जब बदले जाते थे गाड़ियों पर, तो उस चीज से पब्लिक तंग आ चुकी थी, और इसलिए बहुत साल बाद ऐसा हुआ कि दूसरा मौका किसी पार्टी को दिया, और इस चीज से लोग भाजपा के झंडे नहीं लगते। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलान नहीं कटते। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, आप इसमें सारे वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे लगता है जल्दी से सबसे जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। विशालानंद जी रुक जाइए, रामकृपाल जी, उसके बाद अभिज्ञान जी, और फिर जयशंकर जी, सब लोग जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। मैं केवल उत्तर प्रदेश का जो अभी आप दिखा रहे हैं बाई इलेक्शन का, उस पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ निष्कर्ष। देखिए, लोकसभा में जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदलेगा, ये जो हथियार चल गया था, अब इस इलेक्शन, हरियाणा के बाद जो अब इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो ओबीसी और दलित का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया था, क्योंकि देखिए 2014 से लेकर के 2022 तक
आप लगातार देखिए 14, 17, 19, 22 ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा मेजर चंक बीजेपी के साथ था, इसीलिए बीजेपी इतनी सीटें ले आ रही थी। वो जो चंक भ्रमित होकर चला गया था, दलित गया था कांग्रेस के नाते, वो दलित जो है इस बार बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। वो दलित और वो ओबीसी जो इस भ्रम में गया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी की तरफ लौटता दिख रहा है। और यही बात आप देखिएगा, ये महाराष्ट्र में भी आपको यही आंकड़ा आने वाला है। जल्दी से दो बातें। एक तो जो रामकुमार जी कह रहे हैं ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि उस समय परसेप्शन बहुत ज़्यादा था कि ये लोग वापस आ गए बड़ी मेजॉरिटी से, तो पता नहीं देश में क्या हो जाएगा और संविधान कहाँ जाएगा और कानून बदल जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा जो शुभना आपका बुलडोजर वाला पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। अभी बहुत हो गया। उत्तर प्रदेश पर मैंने एक किताब लिखी है, बेस्ट सेलर किताब है, ये स्वामी जी जरूर पढ़ ले। निष्पक्ष बता रहे हैं आपको, ऊपर से नीचे तक तो आप बीजेपी के नजर आ रहे हैं मुझे, और बातों से भी। तो इसमें बहुत क्लियर है। अभिज्ञान जी व्यक्तिगत हो रहा है, थोड़ा सा व्यक्तिगत हो रहा है, थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है उत्तर प्रदेश में ऐसा जिसको कि नहीं आप ये बहुत व्यक्तिगत हो रहा है, और ये मैं चाहूंगा आप ये शब्द वापस लीजिए। हो रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपकी बातों से नहीं बात मैं भी ये कह सकता हूँ कि आप अपने पैगाम में से कम्युनिस्ट नजर आ रहे हैं। बात ये भी मैं कह सकता हूँ आप सेंटर लेफ्ट नजर आ रहे हैं। नहीं बात अभिज्ञान जी नहीं प्लीज आप मुझसे और कुछ सुनना चाहते तो वो मैं करूंगा नहीं, इसलिए आप भी अपने पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें भयानक पोटेंशियल रहा है, और इसी बात को लेकर मैंने अपनी किताब लिखी। और तमाम सरकारें रही उसमें, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मायावती, वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाया। और उसकी मूल वजह ये है कि 90 के दशक के बाद से जो एक किस्म की सियासत मंडल कमंडल वाली उत्तर प्रदेश में पकड़ में आई, विजय जी जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं, उसका आधार ऐसे बना कि आज तक उत्तर प्रदेश उससे उबर कर नहीं निकल कर आ पाया। और जो पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, और आप कोई स्टेट शुड नॉट बी नोन फॉर बुलडोजर पॉलिटिक्स, बिल्कुल, या कोई स्टेट का नेता शुड नॉट बी नोन फॉर कटेंगे कि बटेंगे। अभी तो कटेंगे बटेंगे, आगे क्या क्या हटेंगे मुझे नहीं मालूम। तो दीज आर नॉट पॉइंट्स ऑफ, ये कोई विकास के मुद्दे नहीं जिसके लिए किसी को जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अभिज्ञान आप आंकड़ा देखें, अगर विकास के नाम पर तो योगी भी कहा कि जो रामकृपाल जी कह रहे थे, 50% लोग योगी आदित्यनाथ को विकास के मुद्दे पर बेहतर सीएम मान रहे हैं, बुलडोजर के बावजूद, बुलडोजर पॉलिटिक्स के बावजूद। छोटा सा पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डाटा एनालिस्ट बैठे, देखिए परसेप्शन वाइज जो 20 साल से उत्तर प्रदेश या 25 साल से उत्तर प्रदेश को देख रहा है, मैं हूँ, विजय जी हैं, आप हैं, तो मायावती का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जो सीएम क्लोजर रहेगा सत्ता के, जब आप आकलन करेंगे तो ये स्वाभाविक होता है कि उसका आंकड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि सही कह रहा हो ना। ठीक है, तो नेचुरली इस वक्त बिल्कुल ठीक है। आपको पहले जयशंकर जी की टिप्पणी लेती हूँ, फिर आपको श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। जयशंकर जी, नहीं, मेरा कहना यह है कि जो दिखा रहा है जिनिया का एग्जिट पोल, वो लगभग पहले जैसा ही है। उसमें कोई बहुत बड़ा, आप जैसे बहस हम लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है क्लीन स्वीप हो रहा है। भाई पहले जो है अभी तक की हालत में 5 सीटें एनडीए के पास हैं, वहाँ 3 बीजेपी के पास, 1 लोकदल के पास, 1 निषाद समाज पार्टी के पास, एक 5 सीटें इनके पास थी, और 5 ही इनको मिलते हुए दिखाई दे रही है। जो आपने दिखाया 4 से 6, तो उसका औसत निकलेगा 5। इसी तरह से बीजेपी जो एसपी का दिखाया है आपने 3 से 5, तो 3 से 4 सीटें इसकी आ रही है, 4 उनके पास थी तो वो भी आ रही थी। इसमें तो ऐसा नहीं। 1 सेकंड विजय, 1 सेकंड। दूसरी बात यह है कि जो आप लोग बुलडोजर और इसकी बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ स्वामी जी, 10 नवंबर को मैं सुल्तानपुर में था, वहाँ